मेरे साथ इस वक्त आरजेडी के तर्जुमान यानी प्रवक्ता प्रोफेसर अनवर आलम पाशा साहब मौजूद हैं। हम आपसे बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन के जो रिजल्ट आए उसमें ख़ास तौर पर आरजेडी की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। यानी बिहार से जो इंडिया अलायंस को उम्मीदें थीं वो सीटें नहीं मिल पाई। कहाँ कमी रह गई आरजेडी से? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारी जो तवक्को थी, जो उम्मीदें थी, उसके मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आए। अ, हम ये उम्मीद रखते थे कि तकरीबन 25 से 30 सीटें हमारे गठबंधन को, जो महागठबंधन है वहाँ, उसको की सीटें आएँगी। हमने उस हिसाब से मेहनत भी की थी। हमारे लीडर श्री तेजस्वी यादव जी ने ज़ाहिर है कि रैलियाँ की और उन रैलियों में बड़ी भीड़ भी आया करती थी, बड़ी कामयाब रैलियाँ थीं और लोगों में एक जोश था। इसलिए हमने ये उम्मीद की थी कि हमें बेहतर रिज़ल्ट उसका मिलेगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मायूसी हुई। हालाँकि हम अब भी बिहार में सबसे लार्जेस्ट पार्टी इस सेंस में है कि हमारा वोट शेयर सबसे ज़्यादा है। भले ही हमें सीटें कम मिली हों, लेकिन हमारा वोट शेयर तमाम दूसरी पार्टियों के मुकाबले में अब भी ज़्यादा है और जो मार्जिन है बहुत सारी जगहों पे, हार और जीत का जो मार्जिन है, वो बहुत कम है। बहरहाल एक एक कमी तो रही और उस कमी को दूर करने की कोशिश हो रही है और आने वाले असेंबली के इलेक्शन में यकीनन हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएं आने वाले असेंबली इलेक्शन में। उसकी तैयारी भी हो रही है और हम आवाम तक उन हवालों से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो आवाम के मसाइल से मुताल्लिक जो इश्यूज़ हैं उनको हम रेज़ कर रहे हैं, उनके दरमियान जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला है रोज़गार का। जो बेरोज़गारी जिस तरह से फैली हुई है, 45 साल का रिकॉर्ड बेरोज़गारी का जिस तरह से टूट गया है इस सरकार के दौरान, इस सरकार के रिजिम में, जो बीजेपी की सरकार रही है या एनडीए की सरकार रही है, इन इश्यूज़ को लेकर के, महंगाई के इश्यूज़ को लेकर के, किसानों के मसाइल को लेकर के, करप्शन को लेकर के, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर लेकिन की यही सिचुएशन। सारे मुद्दे जो आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर लोकसभा इलेक्शन में भी आप गए थे लेकिन वहाँ पर नाकामी मिली है। मैंने बताया आपसे कि वोट शेयर अभी भी हमारा सबसे ज़्यादा है। सबसे भले ज़्यादा सीटों पर आप ही भले की पार्टी लड़ी है सर, पूरे बिहार बिल्कुल, में सबसे ज़्यादा बिल्कुल सीटों सही पर। कहा आपने। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम आवाम तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कहीं कुछ कमी रह जाती है, कसर रह जाती है। फिर एक हमारे माशरे में अब भी तालीम ज़्यादा नहीं है, लोग शिक्षित नहीं हैं, इसलिए लोगों को बहुत से ऐसे इश्यूज़ पर बहका दिया जाता है जो इश्यूज़ उनके बिल्कुल गैर ज़रूरी इश्यूज़ हैं, फ़रोई इश्यूज़ हैं, फ़िरक़वारियत के इश्यूज़ हैं, कास्टिज़्म के इश्यूज़ हैं। इन तमाम इश्यूज़ पर ज़ाहिर है कि हमारे जो अपोजिशन की जो पार्टियां थी, जो बीजेपी थी या बीजेपी के साथ जो एलाइज थे, उन्होंने फ़िरक़ा परस्ती के हवाले से भी लोगों में ज़हर घोलने की कोशिश जो की है पिछले 10 वर्षों में, उसकी वजह से भी एक ग्राउंड जो उनका है, कम्युनल ग्राउंड, वो मजबूत हुआ है और हम उस कम्युनल ग्राउंड को गर्चे बिहार में हमने बहुत ज़्यादा उनको कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन वोट की शक्ल में अभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ करना है। हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे और आने वाले इलेक्शन में यकीनन बेहतर रिजल्ट हमें मिलेंगे उसके। जी। असेंबली इलेक्शन के लिए क्या तैयारियां हैं और कैसे इनको अब आवाम तक या जनता के बीच में जब जाएंगे तो कैसे उनको समझाने में कामयाब हो पाएंगे? क्या हिकमत अमली और रणनीति? जो कमी रह गई थी ये हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, उन कमियों को जायज़ा हमने लिया है, उनकी समीक्षा भी की है हमारी पार्टी ने, हमारे हाईकमान ने उसकी समीक्षा की है, उसका तज्ज़िया किया है और अब हमारी कोशिश है कि उन कमियों को हम दूर करेंगे। आवाम के साथ जो हमारा राब्ता है, उस राब्ते को और मज़बूत करेंगे। हमारा जो पार्टी का जो तंत्र है, जो एक स्ट्रक्चर है पार्टी का, ग्रास रूट लेवल तक, गाँव की सतह पर, पंचायत की सतह पर, ब्लॉक की सतह पर, ज़िला की सतह पर, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश हम करेंगे ताकि हम हर घर में, हर गांव में पहुंच सकें और लोगों के मसाइल को उस तरह से उनके साथ हम शेयर कर सकें, उनको यकीन दिला सकें कि उनके मसाइल का हल अगर है तो सिर्फ़ और सिर्फ महागठबंधन के पास है। रोज़गार का मसला हो, महंगाई को ख़त्म करने का मसला हो, माशरे में अमन अमान बहाल करने का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने का मसला हो, ज़ाहिर है कि आवाम ने तेजस्वी यादव जी को एक बेहतर लीडर के तौर पर, एक उभरते हुए बेहतर सेकुलर और विजनरी लीडर के तौर पर देखा है और उसी लाइन पे हम काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके बेहतर नतायज हमें हासिल होंगे। अभी बिहार में मुकेश साहनी जो है, जो वीआईपी के प्रेसिडेंट हैं, उनके पिता को गोली मार दी जाती है। इस पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी की तरफ से
सवाल उठाए गए, हमले किए गए। लेकिन सरकार है या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बात कर लें या बीजेपी की, वो आरजेडी पे पलटवार कर रही है कि आरजेडी के दौर में जो जंगल राज का नाम देते हैं वो कि आरजेडी ने जो हाल किया था बिहार का, उसी की वजह से ये सब है। ये जंगल राज का नैरेटिव जो आरजेडी के ज़माने के हवाले से बात करते हैं, ये सारा नैरेटिव क्रिएट किया हुआ मीडिया का है और उन कुवतों का क्रिएट किया हुआ है जो कुवतें बिहार में वीकर सेक्शन या कमज़ोर तबके से आने वाले रहनुमाओं को कामयाब नहीं देखना चाहते हैं। उनके उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एक कमज़ोर तबके से, पिछड़े वर्ग से आया हुआ व्यक्ति इस स्टेट बिहार पर हुक्मरां हो, बिहार में पर उसकी हुक्मरानी हो, वो उसको कबूल नहीं करते। एक तो वजह उसकी वो है। दूसरी वजह ये है कि आज से 30 साल पहले, आज से 40 साल पहले क्या कुछ हुआ, उसको आप मिसाल बना करके आज जो कुछ हो रहा है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये जो आज चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, उनकी पार्टी हो या भाजपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम है। ये सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अवाम को पूरा तहफ़्फ़ुज़ अता करे, सुरक्षा उसको अता करे और उसमें ये सरकार पूरी तरह से नाकाम है। आज जो बिहार की सूरत-ए-हाल है, पिछले आप देखेंगे 7-8 महीने से जब से ये सरकार बनी है नीतीश कुमार जी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी है, तब से बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती जा रही है। कानून का जो निज़ाम है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है और इस सूरत-ए-हाल में जो जो मुजरिम हैं, जो जुर्म करने वाले तबके हैं, जो अपराध करने वाला तबका है, उस तबके के ज़हन से बिल्कुल खौफ़ ख़त्म हो गया है और उनको एक सियासी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, संरक्षण हासिल है। एक उनको पॉलिटिकल और राजनीतिक संरक्षण हासिल है, उसकी वजह से पुलिस भी नाकाम है और सरकार भी नाकाम है, वहाँ अपराध को रोकने में, वहाँ जराइम को रोकने में। ये उनकी फेल्योर है और ज़ाहिर है कि वो लालू प्रसाद यादव जी के ज़माने के हालात को आज के हालात के साथ कंपेयर करके आज बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे तरीक़े हैं जिससे आप मुजरिमों को पकड़ते हैं। सीसीटीवी की बात अब ले लें। पहले सीसीटीवी का कोई रोल नहीं था। सीसीटीवी का नाम तक लोग नहीं जानते थे। आज तो आप दिल्ली या पूरे मुल्क में जहाँ कहीं भी जराइम होते हैं, सीसीटीवी के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हमें सामने आ जाती हैं और इन्वेस्टिगेशन में बड़ी मदद मिलती है। हम मुजरिम को पकड़ते हैं। ये तमाम चीज़ें आप अगर आज के तनाज़ुर में देखते हैं और जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ उस वक़्त हुआ था, वही वो इसका मतलब ये है कि आप कबूल कर रहे हैं कि आप भी उसी तरह के सिचुएशन को जारी रखना चाहते हैं मुल्क में। आप फ़ेल हो चुके हैं, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ अता करने में फ़ेल हो चुके हैं, जराइम को रोकने में, आप अपराध को रोकने में ये सरकार नाकाम हो चुकी है और वहीं क्या, आप देख लें मणिपुर का क्या हाल हो रहा है। छोटा-सा एक राज्य है, छोटी-सी रियासत है वो, जहाँ की आबादी पटना सिटी की आबादी से भी बहुत कम है। ऐसी सूरत-ए-हाल में उस जगह पे डेढ़ साल से जिस तरह से वहाँ पूरा जल रहा है मणिपुर, उसको कंट्रोल करने में ये सरकार जो है डबल इंजन की सरकार नाकाम है। और क्या बात करेगी ये सरकार? ये सरकार हर फ्रंट पर नाकाम है, रोज़गार के फ्रंट पर नाकाम है, एनडीए की सरकार, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के फ्रंट पर नाकाम है, महँगाई को रोकने के फ्रंट पर नाकाम है। इस सरकार ने अवाम को मायूस किया है और यही वजह है कि इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में अवाम ने इस सरकार के खिलाफ एक मैंडेट दिया था। ज़ाहिर है कि इन्होंने मैनेज करके वो नंबर हासिल तो कर लिया, लेकिन अवाम का मैंडेट उनके साथ नहीं है। अवाम का मैंडेट अपोज़िशन को मिला हुआ है, इंडिया को मिला हुआ है, इंडिया गठबंधन को अवाम का मैंडेट मिला हुआ है और हम उनको लगाम लगाएँगे मुस्तकिल और हम उनको हुकूमत उस तरह से चलाने पर मजबूर करेंगे, जो अवाम के फलाह से मुताल्लिक़ हो और अगर उसके खिलाफ वो काम करेंगे, तो ज़ाहिर है कि अवाम उनको बहुत जल्द अपनी जो पावर है, जो कुर्सी है, वहाँ से उनको हटा कर के दम लेगी। आप बिहार में कह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन में कामयाबी का दावा कर रहे हैं और कामयाबी मिलने का इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो बहुत ख़ास है कि अभी एक बाई इलेक्शन होता है, उस सीट पर पूर्णिया में उससे पहले उनको लोकसभा का कैंडिडेट बनाया जाता है। जेडीयू से आती हैं बीमा भारती। पप्पू यादव जैसे नेता का टिकट काट दिया जाता है। वो कांग्रेस में अपनी पूरी पार्टी को ज़म कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। उसके बाद उनको टिकट नहीं मिल पाना और अब वो कांग्रेस पार्टी में बड़ी ज़िम्मेदारी उनको मिलने जा रही है। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में, दोनों में 36 के आंकड़े हैं। क्या होगा टकराव? देखिए, टकराव नहीं है। कुछ इख्तलाफ़ात ज़रूर हैं, टकराव मैं नहीं समझता कि टकराव है। हम सब इंडिया जो गठबंधन है उसका हिस्सा हैं, हम सब लोग कांग्रेस भी उसका हिस्सा है, जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं वो भी उसका हिस्सा हैं, हम आरजेडी भी उसका हिस्सा हैं और ज़ाहिर है कि आरजेडी बिहार में
उस गठबंधन में सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं दूसरी पार्टियों के मुकाबले में। पप्पू यादव जी एक इंडिविजुअल हैं और आरजेडी इंडिविजुअल नहीं है, आरजेडी एक पार्टी है। हालांकि पप्पू यादव जी की अपनी एक पार्टी है, हम उनका सम्मान करते हैं, एक बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अ, हर ऐसी जिद जो उन्होंने पूर्णिया के हवाले से की थी, वो देखिए एक इंडिविजुअल जिद कर सकता है, लेकिन एक पार्टी को अपने पूरे प्रदेश की सिचुएशन को सामने रखते हुए देख करके फैसला करना होता है। आप कह लेकिन सकते हैं कि तेजस्वी यादव की हाँ। ज़िद काफ़ी नुकसान हुआ है तेजस्वी यादव को ज़िद की वजह से, जिसकी बात कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि देखिए इसको देखने के अलग-अलग एंगल हो सकते हैं। आप अपने एंगल से इसको देख सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी का जो एंगल है, पार्टी अपने इंटरेस्ट को सामने रख कर के फैसले करती है। इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को सामने रख कर के फैसला करता है। वो एक इंडिविजुअल का फैसला था। पप्पू यादव जी ने खुद कांग्रेस की बात भी नहीं मानी। कांग्रेस ने गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से कांग्रेस ने कहा लेकिन कि वो ठीक है, जीत के आने के बाद वो एक सीट कांग्रेस की हम झोली में ले जाकर डाल देते हैं हम और हम कहते हैं कि कांग्रेस को हम समर्थन। हम उनकी जीत का स्वागत करते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं और ज़ाहिर है कि वो उन्होंने जीत हासिल की, इसके लिए वो मुबारकबाद के पात्र हैं, मुबारकबाद के हकदार हैं। लेकिन पॉलिटिकल फैसले जब होते हैं, उसमें बहुत सारे मौके पर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो एक तरह से तवक्को जिसकी नहीं होती है। वो आप जिसको हिंदी में कहते हैं ना अप्रत्याशित जो होता है, उस तरह के कभी-कभी फैसले होते हैं और उस तरह के नतीजे कभी-कभी आ जाते हैं। तो उसको हम एक एबरेशन के तौर पर देखते हैं, एक आइसोलेटेड केस के तौर पर देखते हैं और ज़ाहिर है कि उससे कुछ बहुत ज़्यादा हमारी पार्टी और पप्पू यादव जी के दरमियान या कांग्रेस के दरमियान कोई फ़र्क उस रिश्ते पर नहीं पड़ेगा और आने वाले दिनों में हम सब मिल कर के काम करेंगे और बिहार को एक बेहतर सरकार देंगे। पप्पू यादव जी भी मिल कर के काम करेंगे। उन्होंने इस बात का इरादा ज़ाहिर किया है, अपनी पप्पू नीयत का यादव ऐलान ने किया एक है। बड़ा दिल दिखाते हुए रुपौली में जब बीमा भारती को भी उम्मीदवार बनाया गया, आखिर में उनके समर्थन का भी ऐलान कर दिया था। तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। एक्सेप्ट करेंगे आप पप्पू यादव को? देखिए पप्पू यादव जी का एक बेस है पूर्णिया में, इसमें कोई दो राय नहीं और ज़ाहिर है उसी बेस की वजह से इंडिपेंडेंट बेस उनका है, जिसकी वजह से वो जीतते भी रहे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जीत करके आए 2 बार, तो ज़ाहिर है कि उनका एक बेस है। समर्थन भी उन्होंने दिया, ये अच्छी बात है, हम उनके समर्थन का भी स्वागत करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन वहाँ के कोई कभी-कभी लोकल जो कॉम्बिनेशन होता है, जो लोकल इक्वेशंस होते हैं, लोकल जो पब्लिक के अपने कनेक्शंस कैंडिडेट के साथ जिस तरह के होते हैं, लगता है कि शायद हम में कमी रह गई, हमारी पार्टी के कैंडिडेट में कमी रह गई थी, जिसकी वजह से शायद हम वो रिज़ल्ट नहीं वहाँ दे सके, जिस रिज़ल्ट की हमें तवक्को थी और हमें अफ़सोस है, हम काम करेंगे, आने वाले दिनों में आवाम तक पहुँचेंगे और उस कनेक्ट को हम बनाने की कोशिश करेंगे, जिस कनेक्ट की वजह से ज़ाहिर है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ कामयाब हो गया। लेकिन हमारी पार्टी की कैंडिडेट को नाकामी मिली, हम इस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। कहा जा रहा था कि जेडीयू जब फिर इंडिया अलायंस से अलग होने के बाद बीजेपी के साथ चली जाती है और फिर उसके बाद में जेडीयू को के बारे में ये था कि उसको वोट कम बहुत कम मिलेगा, सीटें नहीं आएँगी, लेकिन बड़ी पार्टी के तौर पर 12 सीटें लेकर उभर कर सामने आई और उसके बाद वो सरकार में शामिल है। आज ही का एक मामला है कि यूपी में जो कांवड़ यात्रा से मुताल्लिक एक हुक्म या एडवाइज़री जारी की जाती है बीजेपी सरकार की तरफ से। उसके बाद में केसी त्यागी जो जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, उनकी तरफ से बयान आया है कि वो ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जो नेम प्लेट लगाने के लिए कि कांवड़ यात्रा के रूट पर आने वाले जो हैं उसको नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी सरकार के फैसले की खुलकर मुखालफत की है। क्या आरजेडी उनकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है? ये बहुत ही सीरियस इशू है, बहुत संजीदा इशू है। जिस तरह का सर्कुलर जारी किया है, वहाँ की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से सर्कुलर जो जारी किया गया है, ये बहुत ही काबिल मज़म्मत है। इसकी निंदा होनी चाहिए, इसे कंडेम किया जाना चाहिए और इसकी निंदा हो रही है। हर सेकुलर लीडर, हर सेकुलर पार्टी इसको कंडेम कर रही है, इसकी मज़म्मत कर रही है। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, एक सेकुलर मुल्क है और हमारा मुल्क बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ही चलता है। लेकिन ये सच्चाई है कि इस मुल्क में एक तबका ऐसा मौजूद है जो हर हर मसले को फ़िरकापरस्ती के एंगल से देखता है। उसे इस मुल्क की अखंडता और एकता, अवामी जो हम-आहंगी है, जो भाईचारा है माशरे में, मुल्क में, वो उन्हें कबूल नहीं है।
इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह की पार्टी और ऐसी ही मानसिकता और ज़हनियत के लोग हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में हुकूमत कर रहे हैं। और ये उसी ज़हनियत का मुज़ाहरा है कि वो समाज में निफाक पैदा करना चाहते हैं, तफरीक पैदा करना चाहते हैं, समाज की एकता को ख़त्म करना चाहते हैं और उसी पर अपनी रोटी सेंक करके अपनी हुक्मरानी करना चाहते हैं। लेकिन आवाम अब समझ गई है। पिछले दिनों लोकसभा के इलेक्शन में जो रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश में, वो बहुत हौसला अफजा है सेकुलर फोर्सेस के लिए और उससे सबक हासिल करना चाहिए कॉम्युनल फोर्सेस को। अब आवाम कॉम्युनल सियासत से, फ़िरका परस्ताना सियासत से और जो एक सांप्रदायिक सियासत है, उससे उब चुकी है। आवाम को अपने असली मसले का हल चाहिए। असली मसले से को वो चाहती है कि पार्टियां असली मसले का हल तलाश करें। तो ये अब वहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। केसी त्यागी जी ने जो स्टैंड लिया है, जो बात कही है, मैं ये उनसे सवाल करना चाहता हूँ। ये हुकूमत जो आज चल रही है मरकज़ में, एनडीए की सरकार जो चल रही है, इस हुकूमत को चलाने में, इसको कायम करने में, इसको बनाने में जेडीयू का बहुत बड़ा रोल है, चंद्रबाबू नायडू का बहुत बड़ा रोल है। और सिर्फ ज़बानी बयान दे देने से केसी त्यागी जी अपनी जिम्मेदारियों से बरी नहीं हो सकते। ठीक है, उन्होंने एक बयान दिया, वो एक सोशलिस्ट लीडर रहे हैं, सोशलिस्ट फिक्र के तर्जुमान हैं, लेकिन ये बयान देना काफ़ी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज अगर एक आंख दिखा दें हुकूमत को, योगी सरकार को और मोदी सरकार को जेडीयू के लोग, तो हुकूमत जो है वो बिल्कुल ज़मीन पे आ जाएगी। अगर वो सच्चे सेकुलरिज्म के पैरोकार हैं केसी त्यागी जी, तो ये कहें कि इस तरह के हुक्मनामे, इस तरह के ऑर्डर, इस तरह के सर्कुलर अगर हुकूमत निकालती रहेगी, अवाम में नफाक पैदा करती रहेगी, मुल्क की एकता को तोड़ती रहेगी, तो हम इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे। ये ऐलान करें वो। अगर कमिटेड है सेकुलरिज्म के तई तब, कमिटेड है अगर समाजी एकता के तई तब, वरना ठीक है, ज़बानी जमा खर्च करते रहिए। योगी जी अपना काम करते रहेंगे, मोदी जी अपना काम करते रहेंगे और आप ज़बानी जमा खर्च करके अपनी ज़िम्मेदारियों से बरी होते रहेंगे। मैं इसको सिर्फ ज़बानी जमा खर्च समझता हूँ। आखिरी सवाल ये है कि जब अगर जेडीयू का स्टैंड बीजेपी के खिलाफ है या बिल्कुल अलग है, आप उसका एक तरह से स्वागत भी कर रहे हैं कि उन्होंने एक पॉजिटिव बयान दिया है। क्या असेंबली इलेक्शन के लिए जेडीयू और आरजेडी एक बार फिर करीब हो सकते हैं? हमारे लीडर श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बारहा इस बात को कहा है कि जो भी समाजवाद में विश्वास रखने वाले, अवामी मसाइल को हल करने को सेकुलर तरीके से जो माशरे को देखने वाले, समाज को देखने वाले, सेकुलर सियासत करने वाले, सेकुलर राजनीति करने वाले जितनी भी कुव्वतें हैं, जितनी भी पार्टियां, जितने भी लीडर्स हैं, उनके साथ गठबंधन का दरवाज़ा हमारा हमेशा खुला हुआ है। लालू प्रसाद यादव जी हों या श्री तेजस्वी यादव जी हों, इन्होंने बारहा ये बात कही है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। जो लोग भी फ़िरका परस्ती के खिलाफ खड़े होंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे। जो लोग भी एक बेहतर हुकूमत देने के लिए, एक बेहतर गवर्नेंस देने के लिए, जिसमें रोज़गार मिले आवाम को, महँगाई को ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके और लोगों को सुरक्षा और हिफ़ाज़त प्रदान किया जा सके, उस पे जो लोग भी हमारे साथ आएँगे आरजेडी के साथ, आरजेडी उनका स्वागत करती है, उनका इस्तकबाल करती है और उनके लिए हमारे दरवाज़े हमेशा खुले हुए हैं। चाहे नीतीश जी हों या इस तरह की और भी छोटी-छोटी पार्टियाँ जो हैं, जो इस वक्त नहीं है हमारे साथ, वो इस वक्त दूसरी गठबंधन में, एनडीए में हैं, उनके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। इस बात को बार-बार हमारे लीडर ने इस इरादे का इज़हार बार-बार किया है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे प्रोफेसर अनवर आलम पाशा साहब। वाज़े तौर पर कहना है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, यानी नीतीश कुमार के साथ अगर उनकी पार्टी दोबारा आती है तो आरजेडी एक बार फिर गठबंधन कर सकती है। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।